बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिन पर जो मुख्य मीडिया है उसका ख्याल नहीं जाता, उसका ध्यान नहीं जाता, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं जो जनता के लिए मुख्य होती हैं, जो जनता के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, मगर जो गोदी मीडिया है वो उसको इम्पोर्टेंस जानबूझकर नहीं देता है। और ऐसी ही एक खबर पर जो है पिछले दिनों लोगों का और किसी का भी ध्यान नहीं गया। वो खबर थी कि जो भारत में जो न्यायपालिका है उससे संबंधित एक बात जो है वो संसद में कही जा रही थी। संसद में एक सांसद हैं, केरल से आते हैं, जॉन ब्रिटास। इन्होंने एक बात अपनी कही संसद में कि भारत की संसद में 47 मुख्य न्यायाधीशों में से 14 ब्राह्मण हैं। ये बात जब वो कह रहे थे, उन्होंने संसद का सभी लोग संसद के वो सुन रहे थे, मीडिया भी सुन रहा था, लेकिन मीडिया ने इस बात को कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया। और इस वक्तव्य की तारीफ करते हुए जो उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने ये बात कही कि बहुत अच्छी बात वहाँ पर वो कह रहे थे, लेकिन मीडिया ने इसे इग्नोर किया। ये बात उन्होंने अगले दिन कही। जॉन ब्रिटास ने एक बात और कही कि न्यायाधीशों की पेंशन संशोधन जो बिल है उस पर एक्चुअली चर्चा हो रही थी। दरअसल पेंशन संशोधन बिल पर वहां पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायपालिका में सामाजिक विविधता जो होती है उसकी कमी है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं और ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं होता। ये बात वो कह रहे थे। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे न्यायाधीश आखिर हैं कौन, क्या वे इस पद के लिए योग्य हैं। ये बात वो संसद से पूछ रहे थे। वे कितने सच्चे हैं और कितने क्षमतावान हैं, यानी कि वो उनमें कितनी मेरिट है, वाकई में वो उस लायक हैं भी नहीं। ये बात जो है लोगों को पता होना चाहिए। जजों की नियुक्तियां जो होती है वो आखिर इतनी गोपनीय क्यों होती हैं, इस पर सवाल उठा रहे थे जॉन ब्रिटास। जजों के परिवारों से ही अक्सर जज बनाए जाते हैं, ये लोगों को पता नहीं है। अक्सर जज बन जाते हैं और एक ही परिवार के जो सामान्य सा जो वकील होता है उनमें का वो वंश परंपरा की तरह तहत या वंश परंपरा के तौर पर वो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाता है, वहां जज बन जाता है। यानी कि जो जज पहले से है वो अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति का नाम रिकमेंड कर देता है और उसको जज कहीं पर भी बना देता है और धीरे धीरे वो सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंच जाता है। ये पूरी तरह से राजनीतिक, एक तरह से देखा जाए जो वंशवाद है बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन चर्चा राजनीतिक वंशवाद की जरूर होती है, लेकिन न्यायपालिका में जो वंशवाद चल रहा है उसकी कहीं पर भी चर्चा नहीं होती है। बात यह है कि न्यायपालिका में सभी को प्रतिनिधित्व आखिर क्यों नहीं मिलता। संसद इस वंशवाद से अनजान आखिर क्यों है, ये बात सवाल उठा रहे थे जॉन ब्रिटास। 1950 से 1970 तक 14 न्यायाधीशों में 11 जो न्यायाधीश थे वो ब्राह्मण थे। ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा है, ऐसा हो चुका है। 1989 से अब तक ओबीसी या अनुसूचित जाति का कोई भी जज नहीं बना है। ये बात कह रहे थे संसद में जॉन ब्रिटास, जिसकी चर्चा पूरे मीडिया में कहीं पर भी नहीं होती है। हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद से आर भारत हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में सीनियर एडवोकेट हैं और काफ़ी लंबे समय से आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। चूंकि इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय बंद है इस वक्त, इसलिए वो इस समय इलाहाबाद में अपने होम टाउन में हैं और हम उनसे जुड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत साहब। मेरा सवाल शुरुआत से यही था, जॉन ब्रिटास ने जो बात उठाई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको लगता है कि जो जजों की नियुक्तियां होती हैं उसमें कितनी पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो एक ही वंश के इसमें जो वंशवाद चला आ रहा है ये आखिर कैसे पनप रहा है, कौन इसकी अनुमति दे रहा है, कैसे ये सब कुछ संभव हो पा रहा है, एक बार बताएं। सर, ये जो वंशवाद का जो पनप रहा है इसमें मुख्य रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का हाथ होता है जी। और न्यायपालिका में तो मुख्य होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और
उसमें जो लॉ मिनिस्टर होता है उसका भी इसमें होता है। और जहां तक जजों का अपॉइंटमेंट होता है, जुडिशरी है, जुडिशरी तो पूरा पूरा वंशवाद पर टिकी हुई है। जब से देश आजाद हुआ आज तक वंशवाद पर टिकी हुई चली आ रही है। इस पर कोई भी पार्टियां, कोई भी राजनेता, यहाँ तक कि हमारे वहाँ 403 में मतलब लगभग 120 सांसद हैं, फिर भी वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। अपने तो रिजर्वेशन ले रहे हैं, लेकिन उनको एक पन्ने का कागज लगा करके उनके पीछे IB, CID, सारे ये जुडिशरी के लोग, क्योंकि जुडिशरी में अपने लोग हैं नहीं, तो हमारी ये सुरक्षा कभी नहीं हो सकती है। जहां तक न्यायपालिका में है, न्यायपालिका में जब तक अपने लोग हैं रहेंगे नहीं, हम और आप चाहे पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, लेकिन नीचे से ये आपके पीछे एक पन्ने का कागज लगाकर जुडिशरी द्वारा आपको सीधे कटघरे में डाल दिया जाएगा। न्यायपालिका में जो जजों का अपॉइंटमेंट है सर, उसी पर मेरा टॉपिक है, क्योंकि जो जजों का अपॉइंटमेंट हो रहा है हाई कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी अदालत है। यहाँ पर लगभग 150 जज हैं, उसमें एक भी SC जज नहीं। देख लिए सर, ये दुर्भाग्य हमारे देश का ये दुर्भाग्य, आज से नहीं काफी दिनों से यहाँ एक भी SC जज नहीं है, सारे ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं। यही हाल ऑल इंडिया के हाई कोर्ट के जजों, ऑल इंडिया हाई कोर्ट में है, क्योंकि जो कोलिजियम है, मेन जड़ है कोलिजियम। कोलिजियम में वंशवाद इनका मेन जो पनप रहा है, क्योंकि इन्हीं के लड़के जो है जज बन रहे हैं। अभी जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में, मैं बता दे रहा हूं कि इस प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं उसमें लगभग कम से कम 99% जजेस जो हैं वो वंश से ही आए हैं। कोई अनमेरिट किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और अभी भी वही हाल हो रहा है। जो न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट हो रहा है जजों का, वो सारे लोग इन्हीं के वंश के लोग आ रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी देख लीजिए सर, जो अभी नेक्स्ट CGI बनने वाले हैं चंद्रचूड़, इनके फादर का कार्यकाल सबसे ज्यादा कार्यकाल था। और UL ललित, इनके फादर यहाँ सीनियर हैं और इनके भी वंश के लोग हैं। मतलब जितने जजेज हैं 90% ये सारे वंशावली ही आ रहे हैं। मेन चीज है सर, कोलिजियम हटाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन लागू जब तक नहीं होगा तब तक जजों का अपॉइंटमेंट में कभी भी बारीकियां नहीं आएगी। न हम लोग मतलब कोलिजियम से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि कोलिजियम ही मेन जड़ है। क्योंकि जब हम लोग उसमें कोलिजियम में हमारे लोग प्रतिनिधित्व नहीं रखेंगे तो हम लोग का अपॉइंटमेंट होना ही नहीं है और हमारा नाम जाएगा नहीं, तो हम लोग कैसे जज बन सकते हैं। दूसरी बात सर, अभी हाल ही में मतलब पिछले साल ये हुआ था, जो मतलब चीफ जो सांसद में अभी ये बोले हैं, इससे पहले भी सांसद में, और वहाँ ये सर, हाँ सर, ये है कि जो कोलिजियम है इसके बारे में 2015 में पार्लियामेंट से खुद इसके बारे में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का बिल भी पास हो गया था। एक कहानी मैं बता दे रहा हूँ सर, जो सुप्रीम कोर्ट में आया उसके अगेंस्ट जस्टिस केहर ने फिर कोलिजियम शब्द को लाया था, जबकि उस समय पार्लियामेंट से ये बिल पास हो गया है। फिर भी ये लोग अपने आप उसके अगेंस्ट फाइल करके फिर कोलिजियम शब्द ला दिए। जब तक कोलिजियम जाएगा नहीं तब तक SC OBC माइनॉरिटी के किसी भी मतलब को जो न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व बहुत ही टेढ़ी खीर है सर। जी। फिर भी लोग कहा जाता है कि जैसे KG बालाकृष्णन रहे हैं जज, और कई बार ऐसे उदाहरण दे दिए जाते हैं, जब भी कहते हैं कि दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता या उनके साथ में भेदभाव होता है, तब ये कह दिया जाता है कि भाई भारत के राष्ट्रपति दलित है। KG बालाकृष्णन का वहां पे उदाहरण दे दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि ये सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, या केवल कुछ लोगों को ये करके जो है ये खाना पूर्ति कर दी जा रही है? सर मैं बता रहा हूँ सर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक कहावत है। अगर एक आदमी आप देश की सब
देश की, जहां मैं तो इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, 200 लगभग 150 जज हैं, एक भी प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला है। जी जी जी। अगर आप एक को अपॉइंटमेंट कर देंगे तो वो क्या करेगा? उसका ज्वलंत उदाहरण सर मैं बता दे रहा हूँ। जी। जस्टिस कर्नर, आप नाम सुने होंगे। जी जी बिल्कुल। जस्टिस कर्नन को जानते हैं? हम्म। जस्टिस कर्नन ने ये आवाज उठाई थी जी। कर्नन के अगेंस्ट। जस्टिस केहर ने मैं खुलेआम कोर्ट में मैं था, जस्टिस केहर ने कहा इनका मेडिकल कराया जाए। अगर जी आप जी। अपनी आवाज उठाएंगे तो आपको अब मेडिकली अनफिट करके आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। अगर हम अपने अधिकार को मांगते हैं तो उस समय हमको मतलब पागल घोषित कर दिया जाएगा। आप इनका इसीलिए जस्टिस कन्नन सही थे। जस्टिस कन्नन ने खुद आवाज उठाई और जी। जस्टिस कन्नन को जस्टिस केहर ने जेल में डाला था। जी ये मैं खुद उस समय कोर्ट में था। जी 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 हैं। जी। और जहां तक न्यायपालिका में है, अगर हमारे और आपके लोग कोई आवाज उठा भी रहा है तो वो आवाज उठाने पर भी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी। यही हाल केजरीवाल कृष्ण साहब थे, उस समय सीजीआई जो थे उस समय थे। लेकिन उनके कोलिजियम में 4 लोग थे, सारे ब्राह्मण बैठते थे। अगर वो जी। अपॉइंटमेंट करना भी चाहते थे तो वो लोग लिंगारान करना शुरू कर देते थे। फिर भी उन्होंने अपने बल पर भी कम से कम नहीं तो कुछ कुछ न्यायपालिका हाई कोर्ट में जो है जजों का अपॉइंटमेंट अपने बल पर किया। जी जी क्योंकि जी। जो लिस्ट जाती है वो हाई कोर्ट से जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और हम्म। वो जब यहाँ हाई कोर्ट में कोई भेजने वाला ही नहीं है तो आपका नाम कैसे जाएगा हाई कोर्ट में? वाकई 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 ये बात तो है, और इसका निश्चित रूप से फैसलों पर भी असर पड़ता होगा। मेरे पास एक फैसला जो दिख रहा है वो ओबीसी के आरक्षण को लेकर अभी फैसला एक आया था, जिसमें हम देखते हैं तो तमाम जो नाम है, जो जो भी प्रतिपक्ष की तरफ से या पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं वो सभी सवर्ण है, सभी वकील सवर्ण है, और जजमेंट देने वाले भी जो जज हैं वो भी सवर्ण है। मैं यहाँ पर सारे नाम आपको दिखा सकता हूँ। जो प्रतिपक्ष की तरफ से जो लड़ रहे थे उसमें भी तमाम मिश्रा हैं, और जो पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे वो भी तमाम यही ब्राह्मण लोग हैं या सवर्ण ही है, और जज भी हैं तो वो खानविलकर है या रवि कुमार है। तो ये स्थिति बनी हुई है। ऐसे में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो जजमेंट है, जो निर्णय है, वो भी उस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि ये स्थितियां हैं। तो क्या आपको लगता है कि जैसे पिछले दिनों भी जो कॉलेजियम को लेके कुछ और बहुत सारे जो मामले हैं उनकी फाइलिंग को लेके या उनके फ्लोर पे आने को लेके जो है कुछ जज जो है, और जो प्रेशर आ रहा था, जो राजनीतिक प्रेशर आता है उसको लेके कुछ जज ने वहां पे प्रदर्शन भी किया था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था इस पिछले कुछ दिनों पहले। लेकिन फिर बाद में देखते हैं कि उन्हीं में से कोई जज जो है वो उन्हीं जो विरोधकर्ताओं में से ही कोई पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, तो कोई जो है उसको एक अलग इनाम दे दिया जाता है। तो वहां से भी लोग तोड़ लिए जा रहे हैं। ये समझिए कि जो खुद न्याय करने वाले लोग हैं वो खुद अन्याय का शिकार भी हो जाते हैं, और उनमें से ही कुछ लोग प्रलोभन में चले जाते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या कहता है कानून कि क्या किसी जज से रिलेटेड व्यक्ति उसी न्यायपालिका में, उसी अदालत में प्रैक्टिस कर सकता है? कानून क्या कहता है? सर आपने सही कहा। हम्म। आप एडवोकेट एक्ट बना है, जब से बना है, मैं एडवोकेट एक्ट के पर ही बता रहा हूँ। आपने सही क्वेश्चन किया है। जी। उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। एथिक्स एक अलग से, एडवोकेट में एक एथिक्स है। एथिक्स में क्लियर कट दिया हुआ है कि ब्लड रिलेशन तक वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। व्हेन ब्लड यू आर जज है, रिलेशन। अगर आप जज हैं तो हम्म। उसके ब्लड रिलेशन के लोग भी वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते जी। हैं। आप तो कानून बनाए हैं, हम्म। लेकिन कौन फॉलो कर रहा? पहले क्वेश्चन आता है ये जी जी। तो है। सवाल फॉलो सवाल तो यही है ना कि जज खुद, न्यायपालिका खुद कानून का पालन अगर ना करे तो फिर तो आम जनता से ये बड़ी न्याय उम्मीद कहाँ नहीं की की? जा सकती। तो एथिक्स में क्लियर कट दिया हुआ है सर कि ब्लड रिलेशन तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हम्म। और अभी आज तक, जब से देश आजाद हुआ आज तक, सारी हम्म। न्यायपालिका में हम्म। जितने जज हैं, चाहे पूरे इंडिया के हाई कोर्ट में, चाहे इलाहाबाद हो गया, चाहे चंडीगढ़ हो गया, चाहे गुजरात हो गया, चाहे मतलब पूरे हर जगह में हम्म। 90% यही लोग हैं
और उन्हीं के लड़के जो एज बीइंग एज एडवोकेट वही सरकारी वकील बनते हैं, उन्हीं के नाम वकालतनामा जाता है, उन्हीं के नाम उन्हीं को अपॉइंटमेंट भी कराती है, गवर्नमेंट भी करती है उस स्टेट की। जी जी आप जी। ये देख लीजिए कि स्टेट भी अगर आप स्टेट में अगर आप जज के खिलाफ आप नहीं सुनेंगे, अगर जज के लड़के का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे तो जज आपके अगेंस्ट मतलब ऑर्डर पास करना शुरू कर देता है। जी 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 वही जी हाल पूरे इंडिया की है सर। जी जी तो सर अभी मैं मैं ये आवाज मैंने 2019 में 2019 में उठाया था, स्टेज पर मैं खुद बोला था सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने ये उदाहरण लिया था सर। जी जस्टिस मुझे मालूम है जस्टिस A M अहमदी, आप शायद नाम सुने होंगे, जी चीफ जी। जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उस समय उनकी लड़की को जो एज एडवोकेट हुई थी, उनको वहां के ब्राह्मणों ने, यानी जो सीनियर एडवोकेट थे उसमें के वेणुगोपाल, जस्टिस नारीमन, के कृष्णामणि एंड अदर जितने ब्राह्मण सीनियर, वहां तो 90% सीनियर ब्राह्मण ही है, अदरवाइज कोई है ही नहीं। जी 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 तो ये लोग जस्ट उसकी मतलब उनकी लड़की को कोर्ट के अंदर नहीं घुसने दिए, जी और जी। यही कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि हाउ कैन प्रैक्टिस यू हियर, योर फादर इज CGI, यू कैन नॉट प्रैक्टिस हियर। तो उस समय अहमदी की लड़की को जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ा। जी जब वो रिटायर हुए तब वो साली सोहराब की जूनियर बनी थी, है? और यही हाल केजरीवाल कृष्ण साहब के साथ हुआ। जब जी जी उनके बच्चे प्रैक्टिस करने आए तो उनको ये लोग मतलब प्रैक्टिस नहीं करने दिए कि आपके फादर यहाँ है, आप नहीं। अब दुर्भाग्य है सर, देख लीजिए, केवल ये माइनॉरिटी और SC के बाप फादर जज हैं तो नहीं घुस सकते हैं। और आज तक मुझे मालूम है, जहां तक मुझे मालूम है, पूरी मीडिया भी जानती है, 90% 99% जजेस ब्राह्मणों के, इन्हीं के वंश के लोग ही अब जज अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। जी और जी वो उनका वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, हाई कोर्ट में फाइल होता है। आप वकालत छोड़िए, वकालतनामा फाइल होता है, एक प्रूफ है। और वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। और जो आपके फैसले की बात करते हैं, अगर मैं उसी केस में जा रहा हूं तो हमको रिलीफ नहीं मिलेगा, उनका लड़का जा रहा है करोड़ों रुपए फीस लेकर के, तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। एक जी इस जी। तरफ से भी मतलब ब्लैकमेल हो रहा है न्यायपालिका में, क्योंकि आम एडवोकेट तो भाड़ में, मतलब इस समय आम एडवोकेट एकदम समझ लीजिए सड़क पर आ गया है सर, जी उसको जी। जीने खाने की नौबत आ चुकी है। लेकिन जितने रिलेटिव हैं वही उनके सारे जजेस आज तक वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जहां तक ये नारीमन मेरी माइक काट दी गई थी, मैं नारीमन के अगेंस्ट बोला था, मैं खुलेआम बोला था सर कि जी जी। अब तक जो है जज बैठा है, उसका लड़का दलाली कर रहा है। लेकिन अब दोस्तों जज बेटा बैठा है, बाप दलाली कर रहा है, उसमें नारीमन और UL ललित प्रेजेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट का जज है, UL ललित चीफ जस्टिस मतलब हैं, उनके फादर भी वहां कोर्ट गाउन करके प्रैक्टिस करते हैं। एज ए टाउट इसको कहा जाता है, दलाल ही कहा जाएगा सर। अगर आप हमारे लिए कानून बनाए हो तो ये सब क्या कर रहे हो? ये किसके किसके लिए कानून? केवल आम एडवोकेट के लिए कानून बना है, एडवोकेट एक्ट बना है। ये हम लोगों को मतलब अदर एडवोकेट को घुसने न दिया जाए, इसलिए न्यायपालिका में ये सारी मतलब हम दूसरे के लिए बनाते हैं। जजों का अपॉइंटमेंट होता है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की मैं बता रहा हूँ सर, यही गोगोई का दामाद खन्ना, रिलेटिव में खन्ना है, इनको सीनियरिटी में 10वें जूनियर थे, इनको मतलब छलांग करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। अब बताइए, तो सीनियरिटी जूनियरिटी कोई कुछ नहीं बात सर। आप उनके लड़के हो, दामाद हो, उनके बेटे हो, उनके रिलेशन में हो, तो कोई सारी मेरिट जीरो, अदर के लिए मेरिट रखा गया है। वही तो, यानी कि बात यही हो रही कि मेरिट का कहीं पर सवाल नहीं है, कहीं पर भी मेरिट को वहां तवज्जो नहीं दी जा रही है। न्यायपालिका जैसे जगह पे जहां पे सब लोग न्याय मांगने जाते हैं, सोचते हैं कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन खुद वहां पर वकील हैं या वहां के तमाम दूसरे जो लोग हैं वो अन्याय का शिकार हो रहे हैं। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो हमारे हैं वो इस बात से समझेंगे कि स्थितियां क्या हैं। और आगे बढ़े उससे पहले जॉन बिटास ने क्या कहा था वो भी आपको दिखा देते हैं।
Sir, out of 47 Chief Justices of India till date, at least 14 have been Brahmins. From 1950 to 1970, the maximum strength of Supreme Court was 14 judges and 11 of them were Brahmins. Sir, 1971 to 1989, Kiran Reddy sir. Sir, this is a point, sir. This is a point. Please. This is a, sir, this is a point, sir. This is a point. Please. This is a point. Please, Sir, this is a point. please. Please, Manत्री. Will this august House be shocked to note that till 1980, there was no judge from the OBC or Supreme SC in the highest court Thank you. of this country? Sir, Please. sir, the Prime Minister. Please conclude. Sir, Please let me just complete. Please conclude. Sir, the judiciary, I complete last day. The Please. judiciary functions in a democratic ecosystem, sir. There has been a demand for a national judicial appointment commission which should represent judiciary, executive, legislature, bar and the public with provisions of transparency and accountability, sir. Let people know who are going to be our judges and their competence, ability, integrity. Should there be a system shrouded in mystery, secrecy and darkness? Is there any system of appointment of judges in the world which is completely shrouded in mystery, darkness and secrecy? Sir, only in India. And the law minister is mute spectator of the system. He doesn't have a emphatic reply, emphatic view about this system which is distorting the judiciary's independence. Mr. Justice so-and-so, I won't mention his name, born on so-and-so date, belongs to a family associated with judges. His maternal great-grandfather, a Chief Justice of India, maternal grandfather was a former acting Chief Justice. One of his maternal uncle, former Judge of Supreme Court. His maternal uncle, Honorable Justice, sitting. It's going on, sir. It's like a long list. Very long. Sir, we all talk about dynasty, sir. The BJP members have been very harsh when they talk about dynasty in Congress party, sir. At least they have passed the test of winning the confidence of the people. Sir, this is a clear case of dynasty. Sir, I am sure the key framer of the Constitution and first law minister, Dr. B.R. Ambedkar, will be turning in his grave, seeing how judicial appointments are made and how the independence of judiciary is tampered with. He must be turning in his grave, sir. उनकी जो इस वक्तव्य में एक दर्द झलक रहा है, लेकिन संसद जो है इससे अनभिज्ञ है और संसद में ही जब ये बात आती है, जब वो बात जाति पर करने लगते हैं कि एक ही जाति के लोग हैं तो बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं, मगर बाकी बातों पर खामोश रहते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है भारत के इस न्याय व्यवस्था को लेकर, वाकई कुछ सोचना पड़ेगा। ये एक तरह से देखा जाए तो न्यायपालिका से लोगों का विश्वास कम हो, शायद इस तरफ भी ये एक कदम हो सकता है। हम समझते हैं कि एक बड़ी जो संस्था है ये इस तरह से इसको भी खत्म करने की कोशिश हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आर भारत जी। थैंक यू। ठीक है सर, जय हिंद।